अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप लोग? ठीक है, आवाज़ आ रही है? वालेकुम सलाम सर जी, आवाज़ आ रही है सर। एक मैंने असाइनमेंट दी थी, आप लोगों को करके आए हैं? जी सर, मैंने टेस्ट रन किया था नोवा का ना, फर्स्ट वन वे वाला और ठीक है। आगे ये समझ इंटरप्रेट कर लेंगे रिजल्ट्स को? जी सर, उसको हो ही जाएगा। बाकी लोगों ने किए हैं, समझ आई है? हाँ जी, दिल नवाज साहब, आपने किया है, समझ आई है? जी सर, मैंने ये टेस्ट कर लिया था। ओवरऑल कोर्स में जो कंटेंट्स हमने कवर किए हैं स्पेशली मिड के बाद, उसकी कुछ समझ आई है? कितने % आप लोगों ने सीखा है? क्योंकि ये जो चीज़ें हैं ना, ये डायरेक्टली आप लोगों ने PhD के स्टूडेंट्स हैं या एमएस के स्टूडेंट्स हैं, आपने जो भी रिसर्च करनी है ना, उसमें ये यूज़ होती है चीज़ें। हाँ जी, कौन बताएगा? आपको समझ आई है? कितने % समझ आई है? सर मैक्सिमम तो समझ आ गई है, लेकिन इसका ये होता है कि मतलब जैसे आप समझा रहे होते हैं तब तो हमें मतलब सही से समझ आया तो ये कर भी लेते हैं, लेकिन बाद में ना जो स्टेप्स वगैरह हैं वो काफी ज्यादा मतलब मिक्स हो जाते हैं आगे पीछे। अगर एक सीक्वेंस में हो जाए ना कि मतलब आते हैं सारे, समझ भी है हर चीज की। अच्छा, चूँकि हमारे पास टाइम कम है, अभी तो मेरी कोशिश है कि मेन चीज़ें जो हैं, जिस तरह हायरार्किकल रिग्रेशन है, जो कि ज़्यादातर रिसर्च पेपर्स में या थीसिस में रिक्वायर होती है हाइपोथेसिस टेस्टिंग के लिए। उसके बाद मीडिएशन है और मॉडरेशन है, वो आज के कोर्स में आज की क्लास में हम कोशिश करेंगे, कवर करेंगे। इसके बाद मैं कोशिश करूँगा कि पेपर्स के बाद एक वैसे ही एक सेशन रख लिया जाए, जिसमें कोशिश ये होगी कि रिसर्च पेपर या थीसिस में जो टेस्ट यूज़ होते हैं, जिसमें डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स है, उसके बाद कोरिलेशन है, उसके बाद मीडिएशन है, मॉडरेशन है, वो सारी चीज़ें हम 2-3 पेपर जो है वो लेके उनको फॉलो करते हुए कोशिश करेंगे कि एक बार वो सारी चीज़ें रिपीट कर दें। और फिर एक असाइनमेंट होगी आप लोगों ने जो स्पेशली जो आप लोगों के सेशन मार्क्स हैं, वो हम उस पर एलोकेट कर देंगे, ताकि जो चीज़ें एक्चुअली यूज़ होती हैं रिसर्च पेपर्स के अंदर, वो आप लोगों को कम से कम आ जाए। कल को आप लोग अपना काम करें तो वो चीज़ें तो करने के काबिल हो जाएं। अब देखेंगे क्या रिस्पांस करते हैं। अभी तो चूँकि ये पेपर का हिस्सा है, तो इसलिए क्लास में कुछ अटेंडेंस हो जाती है, तो फिर पार्टिसिपेंट के हिसाब से मैं कोशिश करूँगा कि एक आध सेशन जो है उसको हम करके, और कोशिश करेंगे कि अगर फिज़िकल हो जाता है तो वो सबसे बेटर हो जाएगा। उसमें ज़्यादा जो है वो आसानी से चीज़ें समझ आ जाती हैं। अच्छा, आज हमने लास्ट टाइम हमने मल्टीपल रिग्रेशन भी कर लिया था, उस पर रिसर्च क्वेश्चंस और रिसर्च ऑब्जेक्टिव भी हमने डिस्कस किए थे कि किस तरह का रिसर्च क्वेश्चन हो तो हम जो है वो मल्टीपल रिग्रेशन लगाएंगे। आज जो हमने चीज़ें करनी हैं वो इम्पोर्टेंट हैं, कोशिश करें उसको समझने की कोशिश करें। वीडियो जो लेक्चर्स हैं वो भी मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो मैं शेयर कर दूँगा ग्रुप के अंदर। लेकिन ये वो चीज़ें हैं जो एक्चुअली आप लोगों ने आगे जाके प्रैक्टिकली यूज़ करनी है, रिजल्ट्स की इंटरप्रिटेशन करनी है, रिजल्ट को रिपोर्ट करना है। तो पिछली क्लास में हमने रिग्रेशन कर ली थी डिस्कस। आज हम रिग्रेशन ही करेंगे, बट जो हमने रिग्रेशन डिस्कस करनी है, इट्स अ हायरार्किकल रिग्रेशन। तो डिफरेंस क्या है मल्टीपल रिग्रेशन में और हायरार्किकल रिग्रेशन में? बेसिकली रिग्रेशन में हम देखते क्या हैं कि हमारे जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल हैं या प्रिडिक्टर्स हैं, वो कितना वेरिएंस या वेरिएशन लेके आ रहे हैं हमारे आउटकम वेरिएबल में या हमारे डिपेंडेंट वेरिएबल में। तो मल्टीपल रिग्रेशन बेसिकली हमें ये बताती है। इसका मैं थोड़ा सा रिवाइज करा देता हूँ कि रिसर्च क्वेश्चन किस तरह का होगा, या हमने क्या चेक करना हो तो हम जो है वो मल्टीपल रिग्रेशन यूज़ करते हैं।
जस्ट अच्छा, ये एग्जांपल है, चूंकि ये जो हमारी मल्टीपल रिग्रेशन है और हायरार्किकल रिग्रेशन है ये एक ही चीज़ है, इसमें बस थोड़ा सा डिफरेंस है। तो मैं इसके रिसर्च क्वेश्चन को यूज़ करते हुए हायरार्किकल रिग्रेशन जो है उसको डिस्कस करूँगा, फिर हम उसको रन करके देख लेंगे। So these are the examples of multiple regression. These are the example questions. Questions किस तरह के हो सकते हैं? How well do the two measures of control mystery और उसके बाद दूसरा वेरिएबल जो है वो है PCOISS, कोई भी वेरिएबल हो सकता है, प्रिडिक्ट करते हैं परसीव्ड स्ट्रेस को। हाउ मच वेरिएंस इन परसीव्ड स्ट्रेस जो है वो आउटकम या डिपेंडेंट वेरिएबल है। तो ये जो दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल हैं ये कितना वेरिएंस जो है वो क्रिएट करते हैं या लेके आते हैं हमारे डिपेंडेंट वेरिएबल में जो कि परसीव्ड स्ट्रेस है। फिर रिसर्च क्वेश्चन किस तरह का हो सकता है? विच इज़ द बेस्ट प्रिडिक्टर। अब इसमें कंपैरिजन भी हो जाएगा हमारे जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल हैं जिसमें एक मिस्ट्री है और दूसरा है PCOISS, उसमें से बेहतर प्रिडिक्टर कौन है। ठीक है, ये चीज़ भी हम देख लेते हैं। विच इज़ द बेस्ट प्रिडिक्टर ऑफ परसीव्ड स्ट्रेस, कंट्रोल ऑफ एक्सटर्नल इवेंट्स जिसको मिस्ट्री कहा है, और कंट्रोल ऑफ इंटरनल इवेंट स्टेट जिसको हमने PCOISS कहा है। इस तरह का भी रिसर्च क्वेश्चन हो सकता है। फॉर एग्जांपल हम कहें जी ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप और एथिकल लीडरशिप में से कौन सा लीडरशिप स्टाइल जो है वो परसीव या स्ट्रेस को, सेटिस्फेक्शन को, या फर्म परफॉर्मेंस को, या एम्प्लॉय परफॉर्मेंस को, कौन सा इंडिपेंडेंट वेरिएबल या कौन सा लीडरशिप स्टाइल है जो बेहतर प्रिडिक्ट करता है। तो इस तरह का रिसर्च क्वेश्चन भी हो सकता है। तो उसके लिए हम मल्टीपल रिग्रेशन जो है वो यूज़ करते हैं। ये भी हो सकता है, इफ वी कंट्रोल फॉर द पॉसिबल इफेक्ट्स ऑफ एज एंड सोशली डिजायरेबल रिस्पॉन्डिंग, इज दिस सेट ऑफ वेरिएबल्स स्टिल एबल टू प्रिडिक्ट। फिर हम ये कहेंगे हम अगर लीडर की एज को या उसकी एजुकेशन को कंट्रोल कर लें, यानी कि हम कहें जी इसकी एज का भी इस पर कोई इम्पैक्ट नहीं आना चाहिए और इसकी एजुकेशन जहाँ से भी पढ़ा हुआ है वो इम्पैक्ट भी नहीं आना चाहिए, फिर हम कंट्रोल करके देखें कि लीडरशिप के जो दो स्टाइल्स अभी हमने डिस्कस किए हैं उनमें से बेहतर प्रेडिक्टर कौन है आउटकम वेरिएबल का, जिसको हम फर्म परफॉर्मेंस या एम्प्लॉय परफॉर्मेंस कह सकते हैं। तो इस तरह के रिसर्च क्वेश्चन जब यूज़ होंगे तो हम जहाँ पे वेरिएंस की बात आएगी कि कितना वेरिएंस जो है वो प्रेडिक्ट कर रहे हैं हमारे इंडिपेंडेंट वेरिएबल, वहाँ पे मल्टीपल रिग्रेशन या रिग्रेशन यूज़ होगी। अब हायरार्किकल रिग्रेशन क्यों यूज़ होगी, ये बेसिकली एग्जांपल है मल्टीपल रिग्रेशन की, ये हम डिस्कस कर चुके हैं। अब हम जाते हैं हायरार्किकल रिग्रेशन की तरफ। ये चीज़ें सारी हमने डिस्कस कर ली थी। अच्छा, उसके बाद है हायरार्किकल मल्टीपल रिग्रेशन। वो कैसे हो सकती है? if we control for the possible effects of age and socially desirable responding, is our set of variables, इसमें दो independent variable हैं, still able to predict a significant amount of the variance in perceived stress। अगर हम जहाँ पे भी हम कंट्रोल की बात करेंगे, एक वेरिएबल्स को, कुछ वेरिएबल्स को कंट्रोल करते हुए हम ये देखना चाहें कि हमारे जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल या प्रेडिक्टर हैं वो फिर भी कोई सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट जो है वो करते हैं डिपेंडेंट वेरिएबल पे, या कोई इन्फ्लुएंस लेके आते हैं, या वेरिएंस जो है वो एक्सप्लेन करते हैं, तो वहाँ पे हम हायरार्किकल रिग्रेशन यूज़ करेंगे। टू एड्रेस दिस क्वेश्चन वी विल बी यूजिंग हायरार्किकल मल्टीपल रिग्रेशन, आल्सो रेफर्ड एज अ सीक्वेंशियल रिग्रेशन, क्योंकि इसमें हम वेरिएबल्स को सीक्वेंस के साथ एंटर करते हैं। पहले हम अपने कंट्रोल वेरिएबल्स को एंटर करते हैं, फिर वन बाय वन हम अपने प्रिडिक्टर्स को एंटर करते हैं, ठीक है, फिर उसमें रन करके देख लेते हैं। तो वो उसी तरह से डिफरेंट मॉडल्स जो है वो एनालिसिस के अंदर वो रन करता है, और आउटपुट के अंदर भी डिफरेंट मॉडल्स आते हैं, जिसमें मॉडल नंबर 1 में हमारे कंट्रोल वेरिएबल्स आ जाएंगे, उसका वेरिएंस कितना है वो आ जाएगा। उसके बाद जो है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल के मॉडल जो है वो वन बाय वन आ जाएंगे। वहाँ से हमें एक तो ये पता चलेगा कि कंट्रोल करने के बाद हमारे जो प्रिडिक्टर वेरिएबल्स हैं वो स्टिल जो है वो इम्पैक्ट करते हैं हमारे आउटकम वेरिएबल को, और फिर हम ये भी पता लगा सकते हैं कि हमारे जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं अगर वो एक से ज़्यादा हैं तो उसमें कौन सा वेरिएबल कितना वेरिएंस लेके आ रहा है, और कौन सा वेरिएबल जो है वो कितने % जो है वो
हमारा जो आउटकम वेरिएबल है उसको चेंज करता है या इन्फ्लुएंस करता है। दिस मीन्स दैट वी विल बी इंटरिंग आवर वेरिएबल्स इन स्टेप और ब्लॉक्स इन अ प्री-डिटरमिनेड ऑर्डर, नॉट लेटिंग द कंप्यूटर डिसाइड। ठीक है, वो हमें पता है कि हमारा कंट्रोल वेरिएबल कौन सा है और हमारे इंडिपेंडेंट वेरिएबल कौन से हैं। ये कंप्यूटर ने या सॉफ्टवेयर ने डिसाइड नहीं करना। ये चूंकि हमने रिसर्च क्वेश्चन बनाया है, हमने रिसर्च क्वेश्चन डराइव किया है, तो हमें पता है कि विच इज़ आर कंट्रोल वेरिएबल और विच इज़ आर इंडिपेंडेंट वेरिएबल। उसमें से कितने इंडिपेंडेंट वेरिएबल हैं, कितने कंट्रोल वेरिएबल हैं, कौन से इंडिपेंडेंट वेरिएबल हैं, कौन से कंट्रोल वेरिएबल हैं। हमने ये डिसाइड करके खुद ही वेरिएबल्स को उसी हिसाब से एंटर करना है, एज वुड बी द केस फॉर द स्टेप वाइज रिग्रेशन। ठीक है, प्रोसीजर क्या है? प्रोसीजर सेम उसी तरह का है, बस इसमें फ़र्क ये है कि जब हमने अपने प्रेडिक्टर्स को या इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स को इंडिपेंडेंट वेरिएबल वाले बुक्स में ऐड करना है तो हमने 1 बाय 1 करना है, या हमने उनके पेयर्स बना लेने हैं कि कौन से कंट्रोल हैं, कौन से इंडिपेंडेंट हैं, उसी तरह से करना है। बाकी प्रोसेस जो सारा हमने किया था उस दिन मल्टीपल रिग्रेशन के लिए, सेम प्रोसेस यूज़ होगा। तो काइंडली आप लोग अपने पास जो फाइल है सर्वे 4DB उसको ओपन कर लें और हम हायरार्किकल रिग्रेशन जो है उसको रन करते हैं, फिर इसकी इंटरप्रिटेशन देखते हैं। इसके बाद हम जो है वो वेरिएशन और मॉडरेशन को डिस्कस कर लेंगे। तो थोड़ा सा जल्दी कर लें, हमारे पास टाइम चूँकि आज का लेक्चर है तो इसमें हमने ये चीज़ें करनी है ताकि हम कंटेंट्स जो है मेन वो हम कवर कर लें। सर्वे 4DB की फाइल ओपन करें जल्दी से। यहाँ तक क्लियर हो गया है डिफरेंस बिटवीन मल्टीपल रिग्रेशन और हायरार्किकल रिग्रेशन? पार्टिसिपेशन नहीं करते आप लोगों की, आवाज नहीं आती, बस चुप करके, मुझे कैसे पता चलेगा? सर वो अभी फाइल ओपन हो रही है, मतलब हम लोग अगर कोई क्वेरी होगी तो साथ साथ पूछ लेंगे। ओके जी, फाइल ओपन हो गई है तो हम शुरू करें इसको। हायरार्किकल रिग्रेशन किस तरह से रन करते हैं? अच्छा जी, उसके लिए हम एनालाइज में जाएंगे। ठीक है, उसके बाद मल्टीपल रिग्रेशन की तरह हम रिग्रेशन में जाएंगे। उसके बाद जो बॉक्स ओपन हुआ है उसमें सेकंड नंबर पे है लीनियर रिग्रेशन। ठीक है, इसमें से अब चूंकि हमें पता है हमारे रिसर्च क्वेश्चन या रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, तो हम अपने इंडिपेंडेंट वेरिएबल, डिपेंडेंट वेरिएबल और कंट्रोल वेरिएबल्स को आइडेंटिफाई कर लेंगे। करने के बाद फिर हम जो है वो उनको डिपेंडेंट वेरिएबल की लिस्ट में और इंडिपेंडेंट वेरिएबल की लिस्ट में उनको मूव करेंगे और ये टेस्ट रन कर देंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, पर टोटल परसीव्ड स्ट्रेस जो हमारा आउटकम या डिपेंडेंट वेरिएबल है उसको हम शिफ्ट करेंगे डिपेंडेंट वेरिएबल लिस्ट में। ठीक है, तो ये परसीव्ड स्ट्रेस जो है ये एंड पे जहाँ पे हमने अपने वेरिएबल्स को कंप्यूट किया हुआ है वहाँ पे टोटल परसीव्ड स्ट्रेस जो है वो वेरिएबल हमने पहले से कंप्यूट किया हुआ है, तो हम इसको शिफ्ट कर देंगे डिपेंडेंट वेरिएबल लिस्ट में। ठीक है, उसके बाद चूंकि हम हायरार्किकल रिग्रेशन लगा रहे हैं, इसमें हमने कुछ वेरिएबल्स को कंट्रोल करना है, हम वापस अपनी केस की तरफ जाते हैं और उसमें देखते हैं कि किन वेरिएबल्स को कंप्यूट किया है। तो अगर हम अपने इसमें हायरार्किकल रिग्रेशन के मेथड या प्रोसीजर में आ जाएं तो इसमें सबसे पहले तो आपने एनालाइज में जाना है, रिग्रेशन के बाद लीनियर को सिलेक्ट करना है, उसके बाद चूज कंटिन्यूस डिपेंडेंट वेरिएबल, टोटल परसीव्ड स्ट्रेस जो है आपने उसको डिपेंडेंट लिस्ट में ले जाना है। उसके बाद थर्ड नंबर पे है मूव द वेरिएबल यू विश टू कंट्रोल फॉर द
इंडिपेंडेंट बॉक्स, तो इसमें एज और टोटल सोशल डिजायरेबिलिटी जो है हमने उसको कंट्रोल वेरिएबल कंसीडर किया है। तो आप लोग एज को और TMARLOW इसका जो शॉर्ट फॉर्म हमने बनाई है, इस दोनों वेरिएबल्स को इकट्ठा इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स की जो बॉक्स है या लिस्ट है उसके अंदर मूव कर दें। ठीक है, हम वापस जाते हैं SPSS की तरफ और इसमें एज हमारे पास है वेरिएबल। ठीक है, एज जिसमें हमने 3 ग्रुप्स बनाए हुए हैं, तो इस पे आपने ग्रुप्स वाला नहीं करना, बल्कि जो एज का एक जनरल वेरिएबल है जो हमने पहले से किया था उसको शिफ्ट करेंगे। ठीक है, तो आप लोग इसको मूव कर दें और डिज़ायरेबिलिटी जो हमने किया है वेरिएबल टोटल डिज़ायरेबिलिटी उसको हम मूव करेंगे। तो ये वेरिएबल भी यहाँ पे होना चाहिए सोशल डिज़ायरेबिलिटी। ये टोटल सोशल डिज़ायरेबिलिटी है एन के ऊपर, टोटल PCOISS के ऊपर है। ठीक है, इन 2 वेरिएबल्स को मूव कर देंगे। आर यू पीपल फॉलोइंग मी? आगे चलें। यस सर। यस सर, यस सर। ओके, सही है। तो बेसिकली हायरार्किकल रिग्रेशन में जिस तरह नाम से शो हो रहा है कि हम हायरार्की बनाएंगे वेरिएबल्स की, तो सबसे पहले कंट्रोल वेरिएबल्स जाएंगे, उसके बाद इसके ऊपर बटन है नेक्स्ट। ठीक है, इसमें हम अपना फर्स्ट इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो है वो उसको मूव कर देंगे। फर्स्ट इंडिपेंडेंट वेरिएबल हमारा है टोटल मिस्ट्री। सही है, सो मूव टोटल मिस्ट्री इनटू इंडिपेंडेंट वेरिएबल लिस्ट, इसके अंदर ले जाएंगे। उसके बाद नेक्स्ट करेंगे, तो नेक्स्ट जो हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल है वो टोटल ये है PCOISS, इसको मूव कर देंगे। ठीक है, अब हमने अपने वेरिएबल्स को उनकी हायरार्की बना के उनको उसी तरह से मूव कर दिया है अपने इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल्स में। ठीक है, अब हम वापस जाते हैं प्रोसीजर्स की सर तरफ। इसको रिपीट कर दें थोड़ा सा ना वो। ओके, अच्छा, बेसिकली करना क्या है, सिंपली एक तो आपको पता होना चाहिए कि विच इज योर डिपेंडेंट वेरिएबल, विच इज योर कंट्रोल वेरिएबल्स और आपके इंडिपेंडेंट वेरिएबल कौन से हैं, ये आपने खुद डिसाइड करना है ऑन द बेसिस ऑफ योर रिसर्च क्वेश्चंस और ऑब्जेक्टिव्स। ठीक है, उसके बाद आपने अपने डिपेंडेंट वेरिएबल को डिपेंडेंट ये जो सबसे ऊपर बॉक्स है इसके अंदर मूव करना है। तो हम चूंकि बुक में से जो केस है उसको फॉलो कर रहे हैं, तो यहाँ पे उन्होंने टोटल परसीव स्ट्रेस जो है उसको कंसीडर किया है डिपेंडेंट वेरिएबल, तो हमने इसको मूव कर दिया डिपेंडेंट वेरिएबल्स में। ठीक है, उसके बाद आपने पहले कंट्रोल वेरिएबल्स मूव करने हैं, उसके बाद आपने 1 बाय 1 अपने इंडिपेंडेंट वेरिएबल करने हैं। उसका प्रोसीजर क्या है, अब देखिए नेक्स्ट मैं करता हूँ तो हमारे कंट्रोल वेरिएबल्स आ जाएंगे। सबसे पहले आपने अपने ये बेसिकली ये भी इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स ही होते हैं, बट आपने इनको 1 बाय 1 करना है या हायरार्की में करना है, ताकि हमें पता चले कि जो हमारे कंट्रोल वेरिएबल्स हैं उनका कितना इम्पैक्ट है और उनका इम्पैक्ट माइनस करने के बाद जो हमारे इंडिपेंडेंट वेरिएबल हैं उनका कितना इम्पैक्ट है। ठीक है, तो आपने अपने जो कंट्रोल वेरिएबल्स हैं उन्होंने एज और टोटल जो सोशल डिजायरेबिलिटी है, 2 वेरिएबल्स, इनको कंट्रोल वेरिएबल कंसीडर किया है, तो आप इन दोनों को मूव करेंगे इंडिपेंडेंट वेरिएबल में। फिर नेक्स्ट करेंगे, नेक्स्ट अपना इंडिपेंडेंट वेरिएबल मूव कर देंगे। जस्ट आपने इधर क्लिक करना है और एरो से इसको मूव कर देना है, जिस तरह मैंने ये मूव किया है। क्योंकि टोटल लाइफ सेटिस्फेक्शन हमारा वेरिएबल नहीं है, इसलिए मैं इसको दोबारा एक्सक्लूड कर देता हूँ। इसके बाद जो नेक्स्ट वेरिएबल है उसको मूव करने के लिए आप नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, तो नेक्स्ट वेरिएबल आ जाएगा। इसी तरह से ये नेक्स्ट वेरिएबल मूव हो गया। ठीक है, मैं इसको वापस कर देता हूँ चूंकि ये हमारे एनालिसिस का पार्ट नहीं है। इस तरह करने के बाद अब हमने अपने वेरिएबल्स को, डिपेंडेंट को, कंट्रोल वेरिएबल्स को, इंडिपेंडेंट वेरिएबल को मूव कर दिया है। अब हम सिर्फ टेस्ट जो है उनको सिलेक्ट करेंगे और इसको रन कर देंगे। बाकी प्रोसीजर्स वैसे ही होंगे जिस तरह मल्टीपल रिग्रेशन के प्रोसीजर्स हैं। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? यस सर। एक बंदे की आवाज आ रही है, बाकी लोग कहाँ पे हैं, समझ नहीं आ रही है? यस सर, क्लियर है, फॉलो कर रहे हैं हम। यस सर, क्लियर है। Okay. अच्छा, उसके बाद अभी हमने जस्ट अपने जो टेस्ट हैं उनको सिलेक्ट करना है। सो क्लिक ऑन स्टैटिस्टिक्स।
जस्ट अ मिनट, SPSS में कोई इशू आ रहा है। हाँ ठीक है, आपने स्टैटिस्टिक्स पे क्लिक करना है। उस पे हमें जो राइट साइड पे है रिग्रेशन कोफिशिएंट्स, उसमें हमें दो चीज़ें चाहिए, एस्टिमेट्स चाहिए और कॉन्फिडेंस इंटरवल चाहिए। और जो बाकी लेफ्ट साइड पे हैं उसमें आर स्क्वायर चाहिए, डिस्क्रिप्टिव्स चाहिए, ठीक है, और कोलिनैरिटी डायग्नोस्टिक्स चाहिए। इस पे क्लिक कर देंगे, ठीक है, और नीचे लिखा हुआ है केस वाइज डायग्नोस्टिक्स, इस पे क्लिक कर देंगे। और आउटलायर्स उसका पार्ट है, तो आउटलायर्स आउटसाइड 3 जो है वो उसका स्टैंडर्ड एविएशन उसको उससे नीचे वालों को कंसीडर नहीं करेगा, ठीक है। ये टेस्ट बुक के अंदर भी दिए गए हैं, फॉलो करते हुए यही आपने वहाँ से सिलेक्ट कर लेने हैं। उसके बाद प्लॉट्स हैं, तो प्लॉट्स में आपने यहाँ से उन्होंने दो इसके अंदर जो फार्मूलाज हैं वो दिए हुए हैं, आपने वैसे ही उनको सिलेक्ट कर लेना है। जिस तरह अगर हम प्लॉट्स की बात करें तो 9 ऑप्शन जो है उसके ऊपर उन्होंने लिखा हुआ है कि जो GRESID जो है उसको अपने Y में शिफ्ट करना है। तो यहाँ पे जो प्लॉट है SPSS के ऊपर जाएं तो GRESID इसको Y बॉक्स में ले जाएंगे और GPRED जो है इसको X में ले जाएंगे, ठीक है। इसके बाद ओके कंटिन्यू सेव में जाएंगे, तो यहाँ पे जस्ट आपने डिस्टेंस के अंदर महालानुबस और बुक्स जो टेस्ट है उसको सिलेक्ट कर लेना है। और ऑप्शंस में जस्ट आपने ये जो इंक्लूड कांस्टेंट इन इक्वेशन में मिसिंग वैल्यू है उसमें सेकंड ऑप्शन है मिड वाला, एक्सक्लूड केस पेयर वाइज, इसको सिलेक्ट कर लेना है। बूटस्ट्रैप अभी हमें नहीं चाहिए तो बूटस्ट्रैप को सिलेक्ट नहीं करना, आपने ओके पे क्लिक कर देना है। तो आपके पास जो है वो हायरार्किकल रिग्रेशन के रिजल्ट्स आ जाएंगे, ठीक है। यस सर, आ गए हैं ओके, रिजल्ट। रिजल्ट्स को अगर हम देखें तो सबसे पहले डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स के रिजल्ट्स होते हैं, उसमें बेसिकली एक समरी होती है कि हमने जो अपने इंडिपेंडेंट, डिपेंडेंट और कंट्रोल वेरिएबल्स इंटर किए हैं उनका मीन, उनका स्टैंडर्ड डेविएशन क्या है और उनका नंबर ऑफ उसमें सैंपल या नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस कितनी है। तो पहले टेबल में आपको ये समरी मिल जाएगी, उसके बाद कोरिलेशन मिल जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ें फॉर एग्जांपल जब हम कोरिलेशन टेबल देखते हैं तो आपने क्विकली ये चीज़ इंश्योर करनी है कि आपके डेटा के अंदर या रिसर्च के अंदर मल्टी कोरिलेटरी नहीं होनी चाहिए। तो उसके लिए सिंपली आपने क्या करना है, जो आपका कोरिलेशन का टेबल है इसमें फर्स्ट रो के अंदर उन्होंने लिखा हुआ पेयरसन कोरिलेशन, ठीक है। तो पेयरसन कोरिलेशन के रिजल्ट्स में आपने जल्दी से देख लेना है कि इसमें जो आपके वेरिएबल्स हैं जिसमें टोटल परसीव्ड स्ट्रेस है, एज है, डिजायरेबिलिटी है, मिस्ट्री है, उन वो लोग आपस में कोरिलेशन जो है उनका 0.7 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे किसी भी वेरिएबल का कोई भी वैल्यू 0.7 से ज़्यादा नहीं है, ठीक है। ये बेसिकली रिग्रेशन की एजम्पशन है जो हमने लास्ट टाइम डिस्कस की थी, ठीक है। तो इससे ये कंफर्म होता है कि हमारे डेटा के अंदर कोलिनैरिटी जो है वो मल्टी कोलिनैरिटी का इशू नहीं है। उसके बाद आपने नीचे आ जाना है, मेथड के अंदर इंटर होना चाहिए, मेथड वो इंटर का मेथड है। उसके बाद मॉडल समरी में के अंदर हम देखें तो हमारे पास 3 मॉडल बनाए हैं उसने। 3 मॉडल क्यों बनाए हैं कौन बताएगा, समझ आइए। आउटपुट के अंदर 3 मॉडल्स, जो फर्स्ट कॉलम है मॉडल समरी का उसमें मॉडल 1, मॉडल 2 और मॉडल 3 लिखा हुआ है। ये क्यों उसने बनाए हैं? यार देखिए सर ये वेरिएबल जितने मिसाल के तौर पर हमने पुट किए थे, 3 हाँ, वेरिएबल किए थे, 3 टोटल वेरिएबल्स सोशल नहीं, मिस्ट्री और प्रोसेस, टोटल जो हमारे इंडिपेंडेंट वेरिएबल थे। हाँ, हमने बेसिकली टोटल सेट्स बनाए थे, सेट्स। उसमें 3 यस सेट सर, बने थे। टोटल वेरिएबल जितने भी हों, जितने हम सेट बनाएंगे, जितने वेरिएबल्स की हायरार्की बनाएंगे, उन वेरिएबल्स की हायरार्की के हिसाब से मॉडल क्रिएट करता है। अब हमारे पास 2 कंट्रोल वेरिएबल्स थे, एज और डिजायरेबिलिटी, लेकिन हमने उनको इकट्ठा रखा है तो उसका एक मॉडल बन जाएगा। उसके बाद अगर हम दोनों वेरिएबल्स को इकट्ठा इंटर करते हैं तो 2 मॉडल्स बनते हैं। अब वैसे हमने इसमें जो अपने 2 इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स उनको 1 बाय 1 इंटर किया है। क्यों किया है ये देखने के लिए कि हमारे जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल हैं वो उनमें से कंपैरिजन भी करना है हमने कि कौन सा बेहतर प्रिडिक्टर है,
ठीक है। अब इन मॉडल्स की बेस पे आपने वेरिएंस सेलेक्ट चेक करना है, आपने बाकी चीजें सिलेक्ट करनी है, ठीक है। तो मॉडल नंबर 1 को देखें तो उसका आर कोरिलेशन जो है वो 0.23 है, उसकी आर स्केयर वैल्यू जो है वो है 0.057, इट मीन्स कि 0.6 है। आर स्केयर जो है उसको वेरिएंस कहते हैं। इसका मतलब ये है कि जो हमारे कंट्रोल वेरिएबल्स हैं वो दोनों मिलके एक माइनर सा वेरिएंस लेके आ रहे हैं हमारे आउटकम वेरिएबल में, ठीक है। बट वो सिग्निफिकेंट है। अगर हम सिग्निफिकेंट एफ चेंज को देखें तो वहाँ पे आखिरी कॉलम के अंदर जो वैल्यू आ रही है वो 0.000 आ रही है। मीन्स के जो हमारी वैल्यू है अल्फा की या पी वैल्यू जो है वो लेस देन 0.05 है। उसके बाद एडजस्टेड आर स्केयर है, तो यहाँ पे बेसिकली एडजस्टेड आर स्केयर में ये डिफरेंस जो है वो निकालता है, ठीक है। और उसके बाद आर स्केयर चेंज को अगर हम देखें तो कंट्रोल करने के बाद अगर हम जो कंट्रोल वेरिएबल्स हैं उनका आर स्केयर माइनस कर दें तो जो हमारा सेकंड जो हमारा फर्स्ट इंडिपेंडेंट वेरिएबल था जिसको हमने कहा था कि वो है क्या नाम है उसका, मिस्ट्री है, वो ऑलमोस्ट 35% वेरिएंस लेके आ रहा है और वो सिग्निफिकेंट है। इसी तरह से हमारा जो PCOISS वेरिएबल है वो 0.7% लेके आ रहा है और वो सिग्निफिकेंट है, ठीक है। ये बेसिकली वेरिएंस कितना लेके आ रहे हैं। और जो सबसे ज़्यादा वेरिएंस लेके आ रहा है वो कौन सा वेरिएबल है, वो मिस्ट्री है। जो दरमियान में मॉडल नंबर 2 में आ रहा है वो मिस्ट्री सबसे अच्छा प्रिडिक्टर है और सबसे अच्छा वेरिएंस इसमें लेके आ रहा है। उसके बाद अगर हम अनोवा के रिजल्ट्स देखें तो वो सारे सिग्निफिकेंट हैं, ठीक है। अब हम आ जाते हैं कोफिशिएंट्स के ऊपर। तो अगर हम कोफिशिएंट्स वाला जो टेबल है इसको देखें तो इसके अंदर मॉडल नंबर 1 जो है इसमें एज और टोटल सोशल डिजायरेबिलिटी है। उस पर अगर हम स्टैंडर्डाइज बीटा कॉलम नंबर 4 के अंदर देखें तो जो एज है उसका इम्पैक्ट इनसिग्निफिकेंट है, उसकी टी वैल्यू लेस देन 1-1.43 है। और जो टोटल सोशल डिजायरेबिलिटी है उसका इम्पैक्ट जो है वो सिग्निफिकेंट आ रहा है और वो माइनस में आ रहा है, ठीक है। यानी कि ये सोशल डिजायरेबिलिटी जो है ये हमारी स्ट्रेस को रिड्यूस करता है और ये सिग्निफिकेंटली प्रिडिक्ट कर रहा है। उसके बाद मॉडल 2 के अंदर हमने मिस्ट्री ऐड किया था। तो आप देखें कि जब हमने मिस्ट्री ऐड किया तो इसके अंदर वो कितना इम्पैक्ट लेके आ रहा है 0.60, ठीक है। और वो माइनस में, मिस्ट्री जितनी ज़्यादा होगी या जितनी बेहतर होगी किसी इंडिविजुअल की उसकी स्ट्रेस जो है वो कम हो जाएगी, ठीक है। और ये भी सिग्निफिकेंटली प्रिडिक्ट हो रहा है। इसके बाद मॉडल नंबर 3 में देखें तो इसमें जब हमने मिस्ट्री के बाद टोटल जो हमारा जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल 2 है जिसको हमने कहा था PCOISS, उसके अंदर हम देखें तो उसका इम्पैक्ट जो है वो आ रहा है -0.327 और ये भी सिग्निफिकेंट है। अगर हम कंपेयर करें तो जो टोटल मिस्ट्री है उस बेहतर प्रेडिक्टर है किस चीज़ का, परसीव स्ट्रेस का, यानी तो वो बेहतर तरह से उसको रिड्यूस कर सकता है, ठीक है। ये हमारे रिजल्ट्स हैं। बाकी इसके जो हमने इसके assumptions थी वो वही वाली assumptions हैं जो लास्ट टाइम हमने डिस्कस की थी, ठीक है। ये आपने देख लेनी है और ये चार्ट्स वगैरह भी हैं, ये बाज़ दफ़ा पे रिक्वायर्ड होते हैं, बाज़ दफ़ा पे नहीं रिक्वायर्ड होते, लेकिन जो मेजर रिजल्ट्स हैं वो हमने डिस्कस कर लिए हैं। अब मैं आप लोगों को एक पेपर खोल के दिखाता हूँ। सर बीटा की वैल्यू का वाला तो बताओ, क्या करें सर, ये आर स्क्वायर वाला था ना तो उसके वैल्यूज का थोड़ा सा यार। ये बीटा की वैल्यू जो है ना ये आपने लेनी है स्टैंडर्ड कोफिशिएंट से, ठीक है। ये जो कोफिशिएंट्स वाला टेबल है इसके अंदर कॉलम नंबर आप 1 देखें तो उसमें मॉडल्स हैं और स्टैंडर्डाइज कोफिशिएंट जो कॉलम नंबर 4 है उसके अंदर उन्होंने बीटाज दिए हुए हैं। ये बीटाज आपने लेने हैं। इसके नेक्स्ट कॉलम में इसके टी वैल्यूज हैं और इसके नेक्स्ट कॉलम के अंदर जो है वो इसकी सिग्निफिकेंट वैल्यूज या पी वैल्यूज हैं। सर ये पूछना ये चाह रहा था कि ये यहाँ पे 0.60 क्या शो कर रहा है, इसकी रेंज क्या होती है बीटा की? इसकी कोई रेंज नहीं होती, इसकी कोई रेंज नहीं होती। बेसिकली हम इसकी सिग्निफिकेंस को देखते हैं कि आया कि ये सिग्निफिकेंटली प्रिडिक्ट कर रहा है अगर जितनी मर्जी वैल्यू है, ठीक है। अब हम फिर अपने हाइपोथेसिस की तरफ जाके देखते हैं। फॉर एग्जांपल इसकी वैल्यू सिग्निफिकेंट है
और हम अपने हाइपोथेसिस की डायरेक्शन को देखते हैं, और हमने कहा था कि टोटल मिस्ट्री इज नेगेटिवली रिलेटेड टू परसीव्ड स्ट्रेस, और हम यहाँ पे फिर साइन देखेंगे। अब यहाँ पे नेगेटिव का साइन है, इट मीन्स के नेगेटिवली प्रिडिक्ट कर रहा है या नेगेटिवली रिलेट कर रहा है, और अगर वो सिग्निफिकेंट है तो फिर हम कहेंगे कि हमारा हाइपोथेसिस जो है वो कंफर्म हो गया कि जो मिस्ट्री है वो नेगेटिवली रिलेट करता है, कि जब मिस्ट्री ज़्यादा होगी तो स्ट्रेस कम हो जाएगी। इसकी कोई जो है वो लिमिट नहीं होती, वैल्यू कितनी भी हो सकती है बीटा की, बट इसकी जो सिग्निफिकेंस है वो हम टी वैल्यू से देखते हैं या पी वैल्यू से देखते हैं। अगर टी वैल्यू जो है वो 1.96, अगर माइनस में आपका बीटा आ रहा है तो जो टी वैल्यू है वो -1.96 होनी चाहिए। अगर आपका बीटा प्लस में है तो टी वैल्यू जो है वो +1.96 होनी चाहिए। अगर ये 1.96 से ज़्यादा होगी तो पी वैल्यू जो है ऑटोमेटिकली लेस देन 0.05 होगी। क्लियर है? जी सर क्लियर। सेकंड में आप क्या कह रहे थे? एक और क्वेश्चन था सर आर स्क्वायर वाला। आर स्क्वायर यार, ये जो है ना हमारे पास मॉडल समरी, इसके अंदर आर स्क्वायर की वैल्यू आ रही है और वो लिखा हुआ है। थर्ड कॉलम के अंदर जाएं तो जो हमारा मॉडल नंबर 1 है उसमें आर स्क्वायर जो है वो है 0.057, मीन्स के जो हमारे दो कंट्रोल वेरिएबल्स हैं वो मिल के जो है ऑलमोस्ट 6% वेरिएशन लेके आ रहे हैं हमारे जो हमारा आउटकम वेरिएबल है उसके अंदर। अब मॉडल नंबर 2 में देखें तो इसमें जस्ट हमारे पास एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल है जो कि टोटल मिस्ट्री है, और वो अकेला 40 पॉइंट या 41% चेंज लेके आ रहा है। फिर अगर हम बात करें अपने थर्ड मॉडल के अंदर जिसमें हमने PCOIS को ऐड किया था, तो वो कितनी वेरिएशन लेके आ रहा है? वो 0.47 ले रहा है। बट हम इसमें आर स्क्वायर चेंज को देखते हैं कि माइनस करने के बाद कितना बचता है। पहले नंबर पे जो है वो कितना है? आर स्क्वायर पहले मॉडल का है 0.57, इसमें फिर वो ऐड होके 40 हुआ है, ठीक है, और फिर उसके अंदर दूसरे का भी ऐड होके 47 हुआ है। अगर आपने मॉडल की 1 बाय 1 आर स्क्वायर चेंज देखनी है तो इसमें फिर आप कॉलम नंबर देखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 आर स्क्वायर चेंज, तो इसमें जो अकेला मॉडल वेरिएशन लेके आ रहा है वो मॉडल नंबर 1 जो है वो 0.75 है, मॉडल नंबर 2 जो है वो ऑलमोस्ट 0.35 है, और जो मॉडल नंबर 3 है वो 0.7% है। ठीक है? यस सर। ओके, अब हम जल्दी से देखते हैं इसको कि एक पेपर को देखते हैं और फिर उसके बाद हम आएंगे मीडिएशन की तरफ। अब मैं जल्दी से आप लोगों को एक पेपर दिखाता हूँ। ये PDF पेपर शो हो रहा है आप लोगों के पास? इसके अंदर भी उन्होंने हायरार्किकल रिग्रेशन को यूज किया है। सर नहीं हो रहा। ओके, नहीं हो रहा सर। अब खुल गया है, ठीक है। इसके Yes, अंदर sir. उन्होंने हायरार्किकल रिग्रेशन को यूज करते हुए एनालिसिस किया है और देखा है कि जेंडर को कंट्रोल करने के बाद, एज को कंट्रोल करने के बाद, और इंडिविजुअल का मैरिटल स्टेटस आया कि वो मैरिड है या अनमैरिड है, इन चीज़ों को कंट्रोल करने के बाद वर्क प्लेस ऑस्ट्रासिज्म का कितना इम्पैक्ट है फैमिली सेटिस्फेक्शन के ऊपर और वर्क टू फैमिली कन्फ्लिक्ट के ऊपर, और फिर जो उनका मीडिएटर है वर्क टू फैमिली कन्फ्लिक्ट उसका कितना इम्पैक्ट है। अभी मीडिएशन को आप लोग भूल जाएं, ये इन जो आपके कॉलम 2 और कॉलम 3 के अंदर जो दो वेरिएबल्स आ रहे हैं फैमिली टू वर्क कन्फ्लिक्ट और फैमिली, इनको आप डिपेंडेंट वेरिएबल कंसीडर कर लें, ठीक है। तो इस तरह ही एनालिसिस हमने किया है, आपने टेबल भी इसी तरह बनाना है। उनके मॉडल 5 क्यों बने हैं? वो इसलिए बने हैं कि उन्होंने वेरिएबल्स को 1 बाय 1 करके ऐड किया है। पहले उन्होंने कंट्रोल्स को डाला है, फिर उन्होंने देखें पहले उन्होंने मॉडल नंबर 1 में सिर्फ कंट्रोल्स को डाला है, मॉडल नंबर 2 के अंदर उन्होंने इंडिपेंडेंट वेरिएबल को डाल दिया है। मॉडल जो आगे है ये आपका आउटकम वेरिएबल चेंज हो गया है, दोबारा फैमिली वर्क कन्फ्लिक्ट को निकाल के उन्होंने फैमिली सेटिस्फेक्शन डाल दिया। तो अब यहाँ पे दोबारा से आपके आ जाएंगे कंट्रोल वेरिएबल, फिर इंडिपेंडेंट वेरिएबल और फिर मीडिएटर आ जाएगा, इसलिए मॉडल उनके 5 क्रिएट हुए हैं। अब देखें कंट्रोल वेरिएबल्स को निकालने के बाद भी
वर्क प्लेस ऑस्ट्रासिज्म जो है वो इम्पैक्ट कर रहा है 0.29% और ये सिग्निफिकेंट है। और नीचे आके आप आर स्केयर देखें, उसका आर स्केयर भी सिग्निफिकेंट है। इसी तरह से फैमिली सेटिस्फेक्शन को जब हम डिपेंडेंट वेरिएबल लेते हैं तो यहाँ पे वर्क प्लेस ऑस्ट्रासिज्म नेगेटिवली इसको प्रेडिक्ट कर रहा है और वर्क टू फैमिली कंफ्लिक्ट भी इसको नेगेटिवली प्रेडिक्ट कर रहा है। ठीक है, तो ये पेपर में शेयर कर दूंगा। इस तरह से आपने अपने जो रिजल्ट्स हैं उनको इंटरप्रेट करना है और रिपोर्ट करना है। क्लियर है? जी सर। हमारा टाइम जो है एक्सपायर हो रहा है। सेशन में दोबारा से ऑन करता हूं तो आप उसको ज्वाइन करें, फिर हम मीडिएशन और मॉडरेशन डिस्कस करते हैं। ठीक है सर।